हाय दोस्तों। आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड। तो चलिए आज जानते हैं कि आईवी फ्लूइड होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूजेज क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। वह फ्लूइड जो डायरेक्टली वेन्स या ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो होता है वो मेनली तीन प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है क्रिस्टलॉइड, दूसरा कोलॉइड और तीसरा होता है ब्लड एंड ब्लड पाउडर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलॉइड की। तो क्रिस्टलॉइड जो होता है वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो सेल मेम्ब्रेन को द्वारा डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस ओवर होता है। बात करते हैं क्रिस्टलॉइड की, जिसमें आता है NS, DNS, RL, D5, D10 और D25। ये मेनली जो होता है वो बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। अब आते हैं कोलॉइड पे। तो कोलॉइड जो होता है वो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, फ्रीली क्रॉस नहीं करता है। ठीक है। जिसमें आता है एल्बुमिन, जिलेटिन और स्टार्च। उसके बाद से बात करते हैं ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की। ठीक है। तो मेनली ये जब ब्लड लॉस हो जाता है या ब्लड कंपोनेंट लॉस हो जाता है, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया या प्लेटलेट हो गया, तब ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये मेनली ऑक्सीजन और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। जिसमें आते हैं होल ब्लड, PRBC यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और FFP आता है यानी फेस फ्रोजन प्लाज्मा, और साथ में आता है प्लेटलेट। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड की। तो उसमें आता है NS, DNS, RL और D5। NS का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। DNS का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। और RS का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। ठीक है। D5, D10 और D25 जो सॉल्यूशन होता है वो DNS का ही मल्टीप्लाई होता है, यानी इसमें जो डेक्सट्रोज की मात्रा पाई जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं NS यानी नॉर्मल सलाइन की। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसकी यूजेज की बात करेंगे तो ये दिया जाता है डिहाइड्रेशन में, जब बॉडी वाटर कम हो जाता है या तो बॉडी वाटर मेंटेन करने में, यानी मेंटेनेंस वाटर बैलेंस में। उसके बाद से ये जो NS होता है वो डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं अगर BP उसका नॉर्मल होता है। क्या होता है, BP अगर नॉर्मल होगा तो दे सकते हैं। ठीक है। वुंड वॉशिंग में आता है, यानी कोई घाव हो गया तो उसको धुलने में भी काम आता है। उसके बाद से हम कोई इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम डाइल्यूट करने में भी यूज करते हैं। ठीक है। बात करते हैं डोज की। तो डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका डोज देते हैं। या हम कह सकते हैं कि 2000 से 3000 ml तक 24 घंटों में दे सकते हैं। ठीक है। नोट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो NS होता है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, यानी उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं जो BP से प्रॉब्लम। ठीक है। अब बात करते हैं DNS की। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है। यानी इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा पाई जाती है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है 0.9% NaCl और 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। तो DNS जो होता है 500 ml में आता है, 500 ml की बोतल आती है। तो अगर 100 ml में 1 ग्राम पाया जा रहा है तो 500 ml बोतल में 5 ग्राम पाया जाता है। यानी DNS की बोतल जो 500 ml की आती है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है और 0.9% NaCl पाया जाता है। बात करते हैं यूजेज की। तो DNS का यूज डिहाइड्रेशन में करते हैं,
हाइपोटेंशन पेशेंट को भी दे सकते हैं, ग्लाइसीमिक पेशेंट, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को दे सकते हैं, यानी जिसका शुगर लेवल डाउन हो उसको दे सकते हैं, वीकनेस हो उसमें दे सकते हैं, और एक्सीडेंटल कंडीशन में दे सकते हैं, यानी कोई पेशेंट एक्सीडेंटल हो गया है, ब्लीडिंग हो चुकी है, वाटर लॉस हो चुका है, यानी बॉडी फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो उसमें हम डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डोज की। तो डोज जो होता है ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डीएनएस की डोज देते हैं। जबकि नॉर्मली हम 2500 से 3000 ml तक 24 घंटे में दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम डायबिटिक पेशेंट को डीएनएस नहीं देते हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक हो यानी शुगर का मरीज हो तो उसको हम डीएनएस नहीं दे सकते, या इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट। ठीक है, यानी हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट होगा, शुगर का मरीज होगा, उसको डीएनएस नहीं दे सकते। अब बात करते हैं आरएल की। ठीक है, तो आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। ठीक है, या इसको हम मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस बनाते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, उसको कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। बात करेंगे यूजेज की, तो आरएल हम डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होगी तो दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा उस कंडीशन में दे सकते हैं, सर्जरी के दौरान भी दे सकते हैं, यानी जब सर्जरी होती है पेशेंट की उसके दौरान भी हम आरएल दे सकते हैं। कोई पेशेंट जल गया हो और फ्लूइड लॉस हो गया हो, तो फ्लूइड लॉस होता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, उसमें भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी पेशेंट कमजोर हो, वीकनेस हो, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। हाइपोटेंशन के केस में दे सकते हैं, यानी किसी पेशेंट का बीपी लो है तो उस कंडीशन में भी आरएल दिया जा सकता है। उसके बाद से अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा हो, कन्वल्सन या डिजनेस हो रही हो, उस कंडीशन में भी हम आरएल दे सकते हैं। बात करते हैं डोज की, तो ये भी आरएल जो होता है वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आरएल देते हैं। जबकि नॉर्मली हम 1000 से 1500 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है, आरएल जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर डायबिटिक पेशेंट को हम आरएल नहीं दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं D5 D10 D25 सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये डीएनएस का ही रूप होता है, यानी मल्टीपल इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज पाया जाता है, ये ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है। बात करते हैं D5 की, तो ये आता है 500 ml बोतल में आता है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% NaCl पाया ही जाता है, साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है 100 ml में, यानी 500 ml की बोतल आती है तो कुल मिला के 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं D10 की, तो ये 100 ml बोतल में आता है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करेंगे तो 0.9% NaCl पाया जाता है, यानी कुल 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, यानी जो D5 होता है और D10, तो D5 में लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, डेक्सट्रोज की मात्रा 25 ग्राम है, जबकि 100 ml में ही D10 की जो कंपोजिशन होती है वो 10 ग्राम है। ठीक है, बात करते हैं D25 की, तो ये भी 100 ml की बोतल आती है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो 0.9% NaCl पाया जाता है और 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है, यानी 100 ml में ही 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे इन सबकी यानी D5 D10 D25 सॉल्यूशन की, उसका यूजेज क्या होता है, तो हम इसको डिहाइड्रेशन में भी दे सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को दे सकते हैं, यानी जो जिस पेशेंट में शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है उस कंडीशन में भी दे सकते हैं, वीकनेस हो पेशेंट को उस कंडीशन में भी दे सकते हैं, कन्वर्सन या डिजनेस आ रहा हो यानी कमजोरी हो, ठीक है, चक्कर आ रहा हो, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं ये सब।
बात करेंगे डोजेज की, तो ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है 1000 से 2000 ml तक 24 घंटे में दे सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो D5 है, D10 है, D25 सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो शुगर की मात्रा ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट में यानी डायबिटीज वाले मरीज में ज़्यादा होता है। अगर ये देते हैं तो इसमें जो शुगर की मात्रा होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, ज़्यादा होती है अपेक्षा डीएनएस के। तो डायबिटिक पेशेंट में मेनली हम एनएस और आरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।